हेलो दोस्तों, तो मैं आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ T20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो रीट परीक्षा को लेकर मेरे द्वारा बनाया गया है। आज का जो विषय कला संस्कृति और राजवंश से संबंधित कुछ मैंने 20 प्रश्न चुने हैं। उन प्रश्नों को आप अच्छी तरह से देखें, अच्छी तरह से मनन करें। निश्चित रूप से परीक्षा के अंदर फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो समय है वो बहुत ही इत्मीनान से, ठंडे दिमाग से पढ़ाई करने का है। तो उन प्रश्नों को आप निश्चित रूप से रिवाइज करें और समझने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन है, जोधपुर लोहयुगीन सभ्यता स्थल जोधपुरा, सांबर और बैराट किस जिले में स्थित हैं? तो पहला क्वेश्चन है, लोहयुगीन सभ्यता जोधपुरा, सांबर और बैराट के बारे में आप लगभग जानते हैं, सांबर के बारे में भी जानते हैं, लेकिन कभी जैसे ये जोधपुर आ रहा है तो सामान्यतः अभ्यर्थी यहाँ कन्फ्यूजन हो गए कि यह जोधपुरा सभ्यता कहीं जोधपुर में तो नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। RSSM भी इस प्रकार से पेपर बनाएगा कि अभ्यर्थी कहाँ पर गलती करते हैं, उनका आत्मविश्वास कितना है। तो अपन को ये ध्यान रखना है, जो जोधपुरा सभ्यता ये जोधपुर में नहीं होकर के जयपुर में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है? तो वो धूलकोट के नाम से आर्य सभ्यता को जाना जाता है। आर्य सभ्यता को धूलकोट या ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और आर्य सभ्यता आपको पता होना चाहिए कि उदयपुर जिले में स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है आज का अपना तीसरा क्वेश्चन है, आर्य सभ्यता की खोज किसने व कब की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आर्य सभ्यता की खोज किसने और कब की? इस क्वेश्चन के अंदर आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, खोज किसने की? तो आर्य सभ्यता की जो खोज है वो अक्षय कीर्ति व्यास ने कब की थी? 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने। अब RC अग्रवाल और HD सांकलिया ने क्या किया था, इनका नाम भी आता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि अगर आर्य सभ्यता की खोज का क्वेश्चन आता है तो अक्षय कीर्ति व्यास लिखना है। और अगर ऐसे आ जाए कि आर्य सभ्यता का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ, तो वहाँ पर जो उत्तर आएगा वो आएगा RC अग्रवाल और HD सांकलिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, एक ही खेत में दो फसलें उगाने के साक्ष्य कौन सी सभ्यता स्थल से मिले हैं? दो फसलें एक साथ में, दो फसलें उगाने कालीबंगा में मिले। ये कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा सभ्यता में। और कौन कौन से ऐसे पूछ सकता है कि कौन कौन सी फसलें थी? तो चना और सरसों एक ही खेत में दो फसलें एक साथ उगाने के जो साक्ष्य मिले वो कालीबंगा में मिले हैं। और आपको पता भी होना चाहिए जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य भी कहाँ मिले? जुते हुए खेत के जो अवशेष मिले वो भी कालीबंगा सभ्यता में मिले। लेकिन यहाँ पर एक ही खेत में दो फसलें साथ साथ उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो वो भी अपने कालीबंगा राइट है, उसके कालीबंगा के अंदर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? माउंट आबू की तलहटी में कौन सी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? तो वो सभ्यता है चंद्रावती। कौन सी सभ्यता है? चंद्रावती ने, जो माउंट आबू के तलहटी के अंदर स्थित हैं। और चंद्रावती जो ये सभ्यता है, ये मैं बता दूं आपको कि शेवानी नदी के किनारे स्थित। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? शेवानी नदी। जैसे कि भीलवाड़ा की बागोर जो सभ्यता है वो कोटाई नदी के किनारे स्थित हैं। इसी प्रकार से ये जो माउंट आबू की तलहटी में जो चंद्रावती जो सभ्यता पाई है ये शेवानी नदी के किनारे स्थित हैं। और ये किसकी अपने यहाँ पर चंद्रावती पर परमार शासकों की राजधानी रही थी। परमार शासकों की राजधानी भी रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको समझना चाहिए कि रीट कितनी इंपॉर्टेंट परीक्षा है, उसके अंदर सामान्य क्वेश्चन आने वाले नहीं हैं। इस बार जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको बड़े ही इत्मीनान से अपन को याद करना है। छठा क्वेश्चन, पचमता सभ्यता किस जिले में स्थित है? पचमता सभ्यता किस जिले में स्थित है? पचमता सभ्यता
किस जिले में स्थित हैं? पचमता संहिता है वो राजसमंद जिले के गिलुंड के पास में है। कहाँ स्थित है? राजसमंद जिले के गिलुंड के पास में। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। चंद्रावती वाला और पचमता संहिता वाले ये नया सवाल है, तो आपको इस चीज़ को भी अपन को ध्यान में रखना है कि पचमता संहिता स्थल है वो राजसमंद के गिलुंड के पास में है। आपको ये भी ध्यान होना चाहिए कि गिलुंड वो भी राजसमंद के अंदर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां, राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? राजपूतों के बारे में अलग अलग लेखकों ने, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत दिए थे कि इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, किस प्रकार से हुई है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है अग्निकुंड सिद्धांत। तो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से उत्पत्ति का जो सिद्धांत है किसने दिया था? तो चंद्रबरदाई ने दिया था। किसने दिया था? चंद्रबरदाई ने दिया था। चंद्रबरदाई की जो रचना है आपको ध्यान में होना चाहिए, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के अंदर चंद्रबरदाई ने यह बताया था कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो माउंट आबू में स्थित गुरु वशिष्ठ के अग्निकुंड से हुई थी और उसमें 4 जातियाँ का उद्भव हुआ था। वो थे परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। ये भी कभी कभी ये क्वेश्चन पूछते थे इसमें से कौन सा नहीं है, तो अपन को 4 याद रखना है। ठीक है, परमार, चालुक्य, प्रतिहार और चौहान। 8वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज था? बप्पा रावल का जो वास्तविक नाम है वो कालभोज किसके अनुसार था? तो इस नाम को बताने वाले थे डॉक्टर गौरीशंकर ओझा। वैसे इसके बारे में, बप्पा रावल के बारे में और भी बताया जा रहा है कि बप्पा रावल को ही मेवाड़ के राजवंश के गुइल वंश का वास्तविक संस्थापक माना गया है। और वीर विनोद के जो रचनाकार थे ना, कवि श्यामल दास ने लिखा कि बप्पा किसी का नाम नहीं अपितु एक खिताब था। यानी कि वीर विनोद के रचयिता जो श्यामल दास हैं, श्यामल दास कहते हैं कि कालभोज किसी का नाम नहीं था, कालभोज तो एक खिताब था। तो किसके अनुसार बप्पा का वास्तविक नाम कालभोज था? ये क्वेश्चन बनता है अपने, तो अपन को याद रखना है डॉक्टर गौरीशंकर ओझा के अनुसार। 9वां क्वेश्चन है, भूताला का युद्ध। भूताला के युद्ध 1227 ईस्वी में किन शासकों के मध्य हुआ? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। ये जैत्र सिंह व इल्तुतमिश के बीच में हुआ था। इसमें जैत्र सिंह विजयी रहे था। 10वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है? मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपत के नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है राणा सांगा, महाराणा सांगा। इतिहास में महाराणा सांगा को हिंदूपत के साथ में एक और भी कहते हैं, एक सैनिक का भग्नावेश के नाम से भी इनको जाना जाता है। 11वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है? तो राइट उत्तर, करेक्ट आंसर होगा राणा हमीर। 12वां क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई है? कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार की लंबाई कुल कितने किलोमीटर हैं? उत्तर है, राइट आंसर है 36 किलोमीटर। 36 किलोमीटर। चीन की दीवार के बाद में दूसरी कोई सबसे लंबी दीवार है तो वो है कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार। तो आपको ये सवाल याद करना। आंसर अपने परीक्षा के अंदर ये क्वेश्चन अगर आता है तो इस प्रकार से रहेगा कि 34, 35, 36 और 37। तो अपन को थोड़ा याद रखना है इस चीज़ को कि कुंभलगढ़ दुर्ग की जो लंबाई है वो दीवार है उसकी लंबाई है जो 36 किलोमीटर है। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक है वो गोगुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोगुंदा में हुआ था। क्योंकि महाराणा प्रताप से संबंधित क्वेश्चन जरूर आता है, तो महाराणा प्रताप से संबंधित सारी जो चीज़ें हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था? कुंभलगढ़ में। चावंड उनकी संकटकालीन राजधानी थी। गोगुंदा में उनका राज्याभिषेक हुआ था। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से इत्मीनान से पूरा मन मस्तिष्क में बैठाना है ताकि अपना क्वेश्चन कोई भी नेगेटिव मार्किंग का शिकार नहीं हो। अंतिम 14वां क्वेश्चन, महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी कब बनाया? आपको पता होना चाहिए कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी युद्ध के बाद में
पहले अपनी राजधानी कुंभलगढ़ को बनाया था, कुंभलगढ़ को। लेकिन उसके बाद में 1585 में उन्होंने अपनी जो राजधानी बनाई वो बनाई थी चावंड। 1585 में चावंड को राजधानी घोषित किया था, क्योंकि वो उनकी संकटकालीन राजधानी भी कहलाती हैं। पंद्रह क्वेश्चन, हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 की अध्यक्षता किसने की? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आया हुआ है, रिवीजन हो सकता है, रिपीट होने की संभावना है। हुरडा सम्मेलन 17 जुलाई 1734 की अध्यक्षता किसने की थी? हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया था? क्योंकि राजस्थान में मराठों की शक्ति लगातार बढ़ती जा रही थी, तो समस्त राजपूत योद्धाओं ने, राजपूताना के समस्त राजाओं ने मिलकर के उस पर विचार मंथन करने के लिए हुरडा सम्मेलन बुलाया था। और हुरडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो मेवाड़ शासक जगत सिंह द्वितीय ने की थी। किसने की थी? जगत सिंह द्वितीय ने। आपको ये याद रखना था। और आपको ये बता दूं कि राजस्थान में सर्वप्रथम क्वेश्चन ये भी बनता है, राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने कहाँ प्रवेश किया था? तो वो सर्वप्रथम जो प्रवेश किया था वो मेवाड़ में किया था। कहाँ किया था? मेवाड़ में किया था। 16वां क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक के कार्यकाल में, मेवाड़ के किस शासक के कार्यकाल में विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ, विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की गई? महाराणा प्रताप के एक दरबारी कवि थे पंडित चक्रप्राणी मिश्र। चक्रप्राणी मिश्र जल संरक्षण के संबंध में भी अपनी विशेषज्ञता रखते थे, और उन्होंने ही अपने कार्यकाल में एक विश्व वल्लभ नाम से वृक्ष आयुर्विज्ञान ग्रंथ की रचना की थी। 17वां क्वेश्चन है, मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी में किसके शासनकाल में हुई? मेवाड़ मुगल संधि 1615 ईस्वी किसके शासनकाल में हुई? तो ये मेवाड़ मुगल संधि महाराणा अमर सिंह के कार्यकाल में हुई थी। अगर कभी ऐसे भी पूछ सकता था, फरवरी 1615 ईस्वी में महाराणा अमर सिंह के कार्यकाल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 18, मैं ऐसे सैकड़ों किलों को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। जलालुद्दीन खिलजी का यह कथन किस किले के संदर्भ में है? तो जलालुद्दीन खिलजी का यह कथन है वो रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में। मैं बताना चाहूँगा कि 1291 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने जब जहीन दुर्ग जिसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं उसको जीत लिया था। लेकिन उसके बाद में जहीन दुर्ग को जीतने के पश्चात जलालुद्दीन खिलजी रणथंभौर दुर्ग को विजय हासिल नहीं कर पाया, उसे जीत नहीं पाया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने यह कहते हुए कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता, ऐसा जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था। 1291 ईस्वी में जब जहीन दुर्ग, जिसे रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कहते हैं, उसके ऊपर जलालुद्दीन खिलजी का आधिपत्य स्थापित हो गया था। लेकिन जलालुद्दीन खिलजी उसके बाद में रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया था, तो उन्होंने रणथंभौर दुर्ग के संदर्भ में ये कथन कहा था कि मैं ऐसे सैकड़ों किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी सेना को आदेश देकर के वहाँ से घेरा हटा दिया था और जलालुद्दीन खिलजी वापस अगले गंतव्य की ओर चले गए थे। 19वां क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष जालौर विजय हासिल की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर जो विजय हासिल की थी वो थी 1311 में, और उस समय जो शासक थे वो थे कान्हड़देव। कौन थे? कान्हड़देव। और 1311 में इन्होंने जालौर विजय की थी। 1308 में उन्होंने कहाँ पर विजय की थी? पहले सिवाना। जालौर दुर्ग की जो कुंजी है वो सिवाना दुर्ग है। जालौर
दुर्ग की है वो कुंजी है वो सिवाना दुर्ग को कहेगी। तो 1308 में सिवाना दुर्ग विजय किया था। उसके बाद में 1311 में उन्होंने जालोर विजय दुर्ग पर विजय हासिल की थी। और उस समय कन्नड़ देव प्रबंध अपने कन्नड़ देव वहाँ के शासक थे। मालदेव के दो वीर सेनानायक जो शेरशाह के विरुद्ध गिरिशुमेल युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे उनका नाम था जेता और कुपा। गिरिशुमेल युद्ध 1544 में हुआ था और गिरिशुमेल कहाँ आया हुआ है? पाली जिले के अंदर आया हुआ है। पाली जिले के रास कस्बे में आया हुआ है के पास में हुआ था ये गिरिशुमेल का युद्ध। जो मालदेव के जो वीर सेनानायक थे जेता और कुपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। तो साथियों ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चन विथ बेस्ट विशेष। प्लीज़ वीडियो आपको अच्छा लगा हुआ तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दें आगे ताकि अगले वीडियो बनने पर सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपके पास में आ सके। धन्यवाद। थैंक यू।